नमस्कार साथियों, आज हिंदी की अगली क्लास है। ठीक है, तो वर्णमाला चल रही है और वर्णमाला में इससे पहले वाला जो हम चर्चा कर रहे थे पिछली वीडियो में, वो हमने चर्चा की है किसके ऊपर? स्वर वर्णों के ऊपर। हमने जो चर्चा की है वो हमने चर्चा की है किनके ऊपर? स्वर वर्ण के ऊपर। ठीक है, तो पिछली वीडियो देख लें ध्यान से, मैं बताया देता हूँ वहां थोड़ा सा मैंने क्या हमने वहां पे देखा है। तो देखो जरा, स्वर जो वर्ण है, इन स्वर वर्णों की हमने वहां पर संख्या की चर्चा कर ली है। दूसरी बात, यहाँ वहां पर हमने संख्या के साथ साथ वर्णों के, स्वर वर्णों के प्रकार की चर्चा कर ली है और किस तरीके से उनका निर्माण हुआ है उनकी चर्चा हमने वहां पर की है। ठीक है, पिछली वीडियो में तो हमने पिछली वीडियो में ये देखा कि जो संख्या है वो संख्या हमें तीन प्रकार से देखने को मिलती है, एक 10, एक 11 और एक मिलती है कितनी? 13। ठीक है, क्यों 10 है, क्यों 13 है? 10 इसलिए है क्योंकि अगर इसमें से री हटा दें, अगर इसमें से री के साथ अनुस्वार हटा दें और विसर्ग हटा दें तो संख्या बचती है कितनी? 10। और अगर यहां से अंग को शामिल करें, केवल री को हटा दें तो संख्या बचती है कितनी? 11। और अगर इन तीनों को शामिल कर लें तो संख्या हो जाती है 13। क्यों हटा देते हैं, क्या कारण है इनको हटाने का, क्या कारण है इसको हटाने का, ये हमने पिछली वीडियो में देख लिया। प्रकारों की अगर बात करें तो दो प्रकार के वर्ण हमने वहां पर देखे। एक जो स्वर वर्ण होते हैं वो मूल वर्ण कहलाते हैं और जो दूसरे होते हैं वो संधि वर्ण कहलाते हैं, संधि स्वर। ठीक है, संधि स्वर। जो मूल स्वर होते हैं इनमें देख लिया 4 होते हैं। जो संधि स्वर होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है क्या? दीर्घ संधि स्वर और एक होता है क्या? संयुक्त संधि स्वर। ठीक है, और जो दीर्घ है इनकी संख्या 4 है, जो संयुक्त है इनकी संख्या 4 है। ठीक है, और ये कौन कौन से हैं ये चर्चा वहां पर हमने की है। निर्माण किस तरीके से हुआ है ये चर्चा हमने वहां पर की है। इसीलिए आपसे कहूंगा कि हर वीडियो को बड़े इत्मीनान से, तसल्ली से देखें। हर वीडियो को आप एक सीक्वेंस से देखोगे, हर बात समझ में आएगी। और अगर आप ये सोचो कि एंटरटेनमेंट ये वो फलाना ढिमका, तो इससे आपका कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, तो इन चीजों पर ध्यान न देके ज्यादातर अपनी पढ़ाई पर, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें। ठीक, तो आज जो हम अगला जो चर्चा है अपनी, वो भी स्वर वर्णों को लेकर ही है। ठीक है, हम शुरू कर रहे हैं। देखो, अब देखो स्वर वर्ण हम चल रहे थे, अब हम जो स्वर वर्णों की चर्चा करना चाह रहे हैं जिन बिंदुओं पर, वो एक बिंदु तो है क्या? वर्गीकरण। एक बिंदु क्या है? वर्गीकरण। ठीक है, तो वर्गीकरण पर हम चर्चा करेंगे। तो देखो जरा, वर्गीकरण का मतलब ये कि स्वरों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो देखना जरा, इनका जो वर्गीकरण का आधार बनाया है, स्वरों के वर्गीकरण का वो आधार बनाया है एक तो जीवा की स्थिति के आधार पर, जीवा की स्थिति के आधार पर है एक। ठीक, दूसरा जो वर्गीकरण किया गया, पहले जीवा की देख लें, जीवा की स्थिति। तो जीवा का मतलब ये मैंने कहा कि पूरी वर्णमाला रटने वाली नहीं है। पूरी वर्णमाला को आपको अभ्यास करना पड़ेगा, अनुभव करना पड़ेगा, पूरे वर्णों को उच्चारित करना पड़ेगा। उच्चारित करके ये महसूस करना होगा कि कहां से बोला जा रहा है, किस तरीके से बोला जा रहा है, जीव की स्थिति क्या है, मुंह की स्थिति क्या है। इसी के आधार पर वर्गीकरण होता है और रटने वाली बात नहीं है। अगर आप इसको रटोगे तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अगर समझोगे, अनुभव करोगे, अभ्यास करोगे तो बिल्कुल आसान होगा। ठीक है, तो देखो जरा, अब हम शुरू करते हैं अपना क्या? जीवा की स्थिति। तो देखो, हम अगर कोई भी वर्ण बोलेंगे तो ये तो हम तुम जानते हैं कि जीवा नहीं होगी तो हम बोल ही नहीं पाएंगे। जीवा नहीं होगी तो हम तो बोल ही नहीं पाएंगे। तो जीवा को मान लें कि ये क्या है? जीवा है। ठीक है, ये क्या है? अपनी जीवा है। अब ये जो जीवा है, अब हम जितने भी स्वर बोलेंगे या हम कोई भी वर्ण बोलेंगे तो स्वरों की, उन वर्णों को बोलने में उन जीव की क्या होगी? स्थिति बनेगी। ठीक है, अलग अलग क्या होगी? जीव की कंडीशन होगी। तो एक को तो बोला जाता है क्या? जीव का जो अगला हिस्सा है इसको बोला जाता है क्या? अग्र। अग्र क्या नाम से, जब ये वाला क्या नाम से सक्रिय होगा तो कहा जाएगा जीवा का अग्र हिस्सा है।
दूसरा जो होगा उसको कहा जाएगा क्या, मध्य, और जो लास्ट में होगा इसको क्या कहा जाएगा, पश्च। मतलब ये कि जो जीवा है उसमें से जब हम वर्णों को बोलते हैं तो एक अग्र, एक मध्य और एक पश्च, तीन हिस्से क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं। और इनको मैं फिर से कह रहा हूं, रटना नहीं है, समझना है। अब आप देखना कि अगर हम क्या नाम से, अगर हम यहाँ पर देखें कि अग्र क्या है, तो अग्र का मतलब क्या होगा कि पूरी स्वर्ण वर्णमाला जो है उस स्वर्ण वर्णमाला में छोटा आ से लेके अगर हम अ तक जाएंगे तो हमें कौन कौन से ऐसे वर्ण होंगे, स्वर वर्ण, जिनको बोलने में जीवा की स्थिति ऐसी आ रही है कि वो अगले हिस्से से बोले जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखो ये है क्या, जीवा, मान लो ये है जीवा। अब अपने पास एक है छोटा आ, एक है बड़ा आ, छोटी ऐसे करके। तो मतलब जब आपकी जीवा छोटा आ बोलेगी तो आपकी जीवा जब छोटा आ बोलेगी तो ऐसा आपको महसूस करना है कि आपको लगेगा बड़े ध्यान से कि ये वाली जो जीवा है, इस जीवा का ये वाला हिस्सा थोड़ा सा क्या हुआ है, ऊपर कर्व हुआ है इस तरीके से। तो इसमें मतलब ये हुआ कि ये मध्य का हिस्सा है जीवा का, थोड़ी सी जीवा क्या करेगी, ऊपर की ओर उठेगी। जैसे आप बोलोगे जैसे आप बोलोगे तो आपको फील होगा कि बीच का जो हिस्सा है जीवा का वो ऊपर जाके यहाँ इसकी तरफ क्या कर रही है, उठ रही है, ऊपर की तरफ उठ रही है, ऊपर की ओर। तो जैसे ही आप बोलोगे तो जैसे ही बोलोगे वैसे ही आप जब फील करोगे तो आपको ये लगेगा कि ये वाला हिस्सा ऊपर जा रहा है। तो छोटा आ को रखा जाता है इसमें, मध्य स्वर में। और जैसे ही आप बोलोगे क्या, बड़ा आ, जैसे ही आप बोलोगे आ तो क्या होगा कि ये वाला जो हिस्सा है ये जीवा का, ये वाला जो हिस्सा है जीवा का, ये कुछ इस तरीके से क्या हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा, इस तरीके से ऊपर उठ जाएगा। और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ऊपरी हिस्से से जाकर लग जाएगा इस तरीके से। मतलब इस वाली ये जो जीभ है, ये एरो का निशान ये बता रहा है कि जीभ ऊपर उठेगी। तो जब जीभ ऊपर उठेगी तो वो पिछला हिस्सा होगा अ। जैसे आप बोलोगे अ तो आप जैसे बड़ा आ बोलोगे तो आपको ये लगेगा कि पिछला हिस्सा उठा है और उसने पीछे से दरवाजा बंद कर दिया है। तो यहाँ पर बड़ा आ आएगा जो क्या होगा, पश्च होगा। ठीक है। अब इसके बाद जैसे आप बोलोगे छोटी ई, तो आप बोलो जरा छोटी ई, तो देखो क्या होगा, आपको ये फील होगा कि ये जो आपकी जीवा है, ये जीवा कुछ इस तरीके से हो जाएगी, कुछ इस तरीके से हो जाएगी। इसका मतलब इसका जो अगला हिस्सा है वो अगला हिस्सा आगे की ओर उठ जाएगा और ये हिस्सा थोड़ा सा नीचे बेंड हो जाएगा, ई। ठीक है, बोलोगे, मैंने कहा अभ्यास करोगे ई। तो जैसे ही आप ई बोलोगे तो ई यहाँ पर आ जाएगी छोटी ई। अब देखो छोटी ई आई है तो बड़ी ई भी आ जाएगी। फिर आप ये कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर छोटी ई के साथ बड़ी ई आई है तो यहाँ पर मध्य में छोटा आ के साथ बड़ा आ क्यों नहीं आया? वो इसलिए नहीं आया कि छोटा आ जो है जब आप बोलते हैं सिर्फ अ, और तो जब आप छोटा अ बोलोगे तो जब छोटा आ बोलोगे और उसको जैसे ही बड़े कर लेंगे, जैसे ही इसको आप जो हिस्सा, जैसे ही इसका मतलब ये दीर्घ बनेगा तो पिछला हिस्सा ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएगा, अपने आप ऊपर आ जाएगा। लेकिन बड़ी ई जब बोलोगे तो ये हिस्सा वैसा ही रहेगा, यानी जैसी जो जीव की स्थिति है इस तरीके की, वो जीव की स्थिति यूं ही बनी रहेगी, स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन छोटे आ को जब आप बड़ा आ करोगे, दीर्घ करोगे लघु को, तो फिर क्या होगा, अपने आप जीव का क्या कर देगी, स्थिति बदल देगी। इसीलिए यहाँ पर आता है क्या, बड़ा आ, और यहाँ पर मध्य में आता है केवल छोटा आ। अब देखो जरा, अब जैसे ही हम बोलेंगे छोटा ऊ, तो आप बोल के देखना फिर से, जैसे बोलोगे छोटा ऊ तो ऊ में भी यही होगा कि जीभ की ऊपर किस तरीके से जीभ ऊपर जाएगी और ऊपर क्या हो जाएगी, टच हो जाएगी। तो फिर छोटा ऊ, और यहीं पर आता है क्या, बड़ा ऊ। और आप बोलोगे क्या, ओ, आप बोलोगे क्या, औ। ठीक है, और आप बोलोगे क्या, जो क्या है, आगत है। ठीक है, तो ये सारे स्वर होंगे पश्च। मैंने कहा रटना नहीं है, चीजों को समझना है, महसूस करना है वर्णमाला को। ठीक है, तो देखो जरा, छोटा आ, छोटा ऊ, सॉरी बड़ा आ, ठीक है, और क्या, बड़ा ऊ, ओ, औ, सॉरी ये क्या है आपके पश्च।
ये क्या है मध्य। अब अपने पास बचा क्या है, अब अपने पास बचा है ए, अब अपने पास बचा है आई, और आपके पास री और बचा है। जैसे ही री बोलते हैं तो री में भी ये स्थिति होती है जीवा की। तो इसका मतलब ये हुआ कि जीवा की स्थिति के आधार पर जो वर्णों का क्लासिफिकेशन किया गया है, वर्गीकरण किया गया है, वो तीन वर्गों में विभाजित किया गया है। एक अग्रस्वर, दो मध्य स्वर और तीन पश्च स्वर। ठीक है, बात आ गई समझ में? आप इसको बोल के देखोगे समझ आएगा। ठीक है, अब देखो जरा दूसरा जो वर्गीकरण किया गया है, दूसरा जो वर्गीकरण किया गया है वो किया गया है मुखाकृति के आधार पर कि इसमें मुख की स्थिति क्या होगी, मुख की स्थिति क्या होगी। मतलब ये कि अभी तो जीवा के आधार पर है, अब किसके आधार पर है, मुंह के आधार पर। मतलब अभी ये देखो ये हमारा है मुंह, ठीक है, ये मुंह है। अब ये होगा कि ये मुंह कब खुल रहा है और ये मुंह कब बंद हो रहा है। तो एक तो ये स्थिति हो सकती है कि आप अपने होस्ट को, ओठों को क्या करोगे, ऐसे खोल के रखोगे। एक तो ये भी स्थिति हो सकती है, तो इसको भी खुला कह सकते हैं। लेकिन क्या सिर्फ ऐसे मुंह को खुला रखने से आप किसी भी वर्ण का उच्चारण कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। मतलब ये होगा कि आपको प्रयोग तो करना होगा किसका, जीवा का ही। आपको प्रयोग तो किसका करना होगा, जीवा का ही प्रयोग करना होगा। अब यहाँ पर समझना ये है कि जब जीवा में हम इस तरीके से, ये अपना क्या है मुंह है, इसमें ये क्या है जीवा है, अगर ये जीवा कुछ इस तरीके से हो जाती है तो हम कहेंगे कि हमारे मुंह का जो विवर का मतलब क्या होता है, छिद्र। विवर का मतलब क्या होता है, छिद्र। तो इसको कहेंगे क्या, छिद्र। ठीक है, तो ये क्या है, छिद्र है। ठीक, या फिर हम इसको कह सकते हैं क्या, द्वार है, या फिर हम क्या कह सकते हैं, द्वार है। तो जैसे ये जीवा इधर आएगी तो ये द्वार क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और अगर ये वाली जो जीवा है, ये जीवा अगर इधर से इस तरीके से उठ जाए, आगे से उठी है, तो ये क्या हो गया, आगे से द्वार बंद हो गया। और अगर ये जीवा कुछ इस तरीके से उठेगी, इस तरीके से, तो हम कहेंगे कि मुखद्वार क्या हो गया, खुल गया, यानी विवर खुल गया। इसका मतलब ये हुआ और कि जीभ की जो स्थिति होगी, उस जीभ की स्थिति के आधार पर जो हमने देखा है, तो दूसरे आधार पर अब हम जो देखेंगे वो मुख की आकृति के आधार पर देखेंगे। तो ये तो है एक मुख की क्या, सामान्य अवस्था। ये सामान्य अवस्था है, जब आप किसी वर्ण को बोलोगे तो या तो जीवा आगे उठ के ऊपर हिस्से से क्या हो गई होगी, टकरा गई होगी, या फिर पिछले हिस्से से क्या हो गई होगी, टकरा गई होगी। या फिर देखो ये तीन है ना, अग्र मध्य और पश्च, तो तीन ही कंडीशन इसमें बनेगी। कैसे, वो ऐसे कि एक तो ये कि पूरी तरीके से मुंह क्या है, बंद है, एक है कि पूरी तरीके से मुंह क्या है, खुला है, और एक स्थिति ये बन सकती है कि ये जीवा होगी, ये मध्य जो अपन ने देखा, तो जीवा कुछ इस तरीके से भी क्या नाम से हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि आधा हिस्सा इधर से क्या रहेगा, बंद रहेगा, और आधा हिस्सा इधर से क्या रहेगा, खुला रहेगा। मतलब आधा यहाँ से खुला और आधा यहाँ से क्या रहेगा, बंद रहेगा। तो यहाँ पर जब आधा खुला और आधा बंद रहेगा तो उसके आधार पर भी अलग और क्या बनती है, मुख की स्थिति बनती है। तो कहने का मतलब ये कि इनको अगर आप ठीक से समझ लेंगे तो अपन इसी के आधार पर इसको भी क्या कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे। तो ये बात देखना जरा कैसे, देखो जब मुख आकृति की बात हम करेंगे तो मुख आकृति में देखो क्या होगा, मतलब ये होगा मुख आकृति में कि पहले जो इसका जो वर्गीकरण है चार भागों में बांटा गया है। एक तो वो जो समृद्ध है, यानी मुंह कैसा है, बंद है। एक में समृद्ध प्रकार के वर्ण है, ठीक है। दूसरे में क्या है, अर्ध समृद्ध प्रकार के क्या है, वर्ण है, अर्ध समृद्ध इस तरीके के वर्ण है, ठीक है। और तीसरा जो वर्णों का प्रकार है वो विवृत है, वो कैसा है, विवृत है। और चौथा जो प्रकार है वो कैसा है, अर्धविवृत है, वो कैसा है, अर्धविवृत है। मतलब ये हुआ कि इस आधार पर जो वर्णों का विभाजन किया गया है, वो विभाजन किस आधार पर किया गया है, इस आधार पर किया गया है कि मुंह की आकृति कैसी होगी। इधर समृद्ध का मतलब होगा कि मुंह कैसा होगा, बंद। इधर यहाँ विवृत की स्थिति क्या होगी, विवृत का अर्थ क्या होगा, कि इसका मतलब होगा कि मुंह क्या है, मुंह क्या है, खुला है। इसका मतलब क्या होगा कि मुंह क्या है, खुला है। तो देखो जरा, समृद्ध का मतलब है मुंह बंद है, विवृत का मतलब है मुंह खुला है। इसका मतलब ये कि जब बंद वाले की बात की जाएगी तो हम कहेंगे कि ये हमारा क्या है, मुंह है,
ठीक है। और इसमें ये जीवा इस तरीके से क्या हो गई, ये थोड़ी सी बेंड हो जाएगी ऊपर की तरफ। तो ये वाला जो द्वारक है, या हम कहें ये जो विवर है, या हम कहें ये जो छिद्र है, तो ये जो छिद्र है, ये छिद्र क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। और अगर हम कहेंगे कि विवृत यानी खुला हुआ, तो खुला हुआ क्या होगा, फिर से आपके पास ये मुख होगा, और ये वाली जो जीवा होगी जो आगे से कर्वी हुई थी, वो अब क्या हो जाएगी, पीछे से उठेगी। मतलब कुछ इस तरीके से क्या हो जाएगी, जीवा की स्थिति हो जाएगी, मतलब ऊपर की तरफ उठेगी यहां से और टकरा जाएगी ऊपर। तो इधर जो होगा ये क्या होगा, पूरा खुला हुआ होगा, ठीक। और अगर यही वाली जीवा अगर कुछ इस तरीके से होती है कि यहां से जैसे दो तरीके से, तो जो अगले हिस्से का इसको बोलेंगे अर्धसंवृत और इसको बोलेंगे क्या, अर्धविवृत, ठीक है। तो देखो जरा ऐसे कौन कौन से वर्ण हैं, इसके बिहाफ पर हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो ऐसे हम देखेंगे कौन कौन से हैं। तो देखो जरा, पहला है क्या, पहले हम विवृत ले लें, इसको निकालना आसान होगा। क्यों, क्योंकि जैसे ही आप बोलोगे अ, तो आपको लग रहा है कि ये जल्दी पकड़ में आ जाएगा कि मुंह खुला है, और जैसे आप बोलोगे आ, तो मुंह क्या हो जाएगा, ज्यादा खुल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो बड़ा आ है, ये बड़ा आ क्या है, विवृत है, बड़ा आ क्या है, विवृत है, ठीक है। और यही बात अगर हम यहां पर आएंगे, किस पर, अर्धविवृत पर, तो जब अर्धविवृत पर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, आ में देखो छोटा आ में कम खुल रहा था, और बड़ा आ में क्या हुआ, ज्यादा खुला। इसका मतलब ये हुआ कि आधा खुला, आधा खुला किसमें होगा, छोटा आ में, और बड़ा जो है वो किस में रहेगा, पूरे तरीके से खुला रहेगा क्या, मुंह। तो छोटा आ अर्धविवृत है और बड़ा आ क्या है, आपका विवृत है, ठीक। अब देखो जरा, इधर छोटी ई और इधर क्या आएगी, बड़ी ई आएगी। मतलब छोटी ई और बड़ी ई दोनों जब हम बोलते हैं तो जीवा देखो अग्र है ना, ये छोटी ई और बड़ी ई ये दोनों अग्र हैं, ये दोनों क्या है, अग्र हैं। जब ये दोनों अग्र हैं तो हमने ये बात यही समझ ली है कि ये जीव का हिस्सा ऊपर उठेगा। तो देखो कुछ इस तरीके से उठेगा, तो मुंह क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, मुंह क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और जब हम आएंगे तो देखो छोटी ई और बड़ी ई को बोलने में, जब यहाँ पर हमने अग्र के हिसाब से ही हमने देखो इसी अग्र में दो पार्ट होंगे और इसी पश्च में क्या होंगे, दो पार्ट होंगे। मतलब सिर्फ छोटी ई और बड़ी ई को लेकर हमने रख दिया इसमें से निकाल के किसमें, समृत में। क्योंकि जब इसको बोला जा रहा है, तो जब इसको बोला जा रहा है तो यहाँ पर छोटी ई और बड़ी ई दोनों में जीवा आगे की ओर है। क्यों है, क्योंकि ये अपने आप में पहले कैसे हैं, अग्र हैं, इसीलिए इन्होंने आगे का विवरण क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। इसीलिए इसको कहेंगे क्या, समृत, इसी को क्या कहेंगे, समृत। और जब इसमें जाएंगे हम तो इधर हमें मिलेगा क्या, ओ, और इधर हमें क्या मिलेगा, ए। अब देखना जरा, ये जो ओ है, ये जो ओ है, इस ओ का निर्माण कैसे हुआ है, छोटा आ से और कैसे हुआ है, ऊ से। छोटा आ से और ऊ से हुआ है। इधर अगर हम छोटा आ देखेंगे तो छोटा आ हमारे पास जो वर्ण है वो कैसा है, मध्य है। और अगर हम इसको देखेंगे छोटा ऊ को, तो छोटा ऊ कैसा है, पश्च है। देखो जरा, इधर हमने लिखा है, देखो मध्य में क्या लिखा है, छोटा आ, और पश्च में क्या लिखा है, छोटा ऊ। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर दो इस जीव की दो चीजें एक जगह मर्ज होगी। कैसे, कि एक तो जीव ऊपर की तरफ उठेगी और पश्च है, तो मतलब ये होगा कुछ इस तरीके से जीव की स्थिति हो जाएगी। मतलब ये कि मध्य वाला हिस्सा उठेगा और पीछे वाला हिस्सा इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये दो चीजें इसमें जुड़ जाएंगी। मतलब ये हुआ, दोबारा से देखो, जब हम मध्य बोलेंगे तो जीव ऊपर जाएगी, है ना, और जब ऊ बोलेंगे तो जीव क्या हो जाएगी, इस तरीके से पीछे का द्वारक बंद कर देगी। और जब ये वाला पीछे का द्वारक, ये आपका क्या है, विवर था, तो जीव की स्थिति ऐसी होना चाहिए। क्यों, क्योंकि छोटा आ मध्य है और छोटा ऊ क्या है, पश्च है। इन दोनों को मिलाकर बना है क्या, ओ। इन दोनों को मिलाकर क्या बना है, ओ। तो आप देखो यहाँ पर मुंह आधा बंद है, बात आ रही है समझ में, मुंह आधा बंद है, क्योंकि आगे से भी और पीछे से भी, इसीलिए इसको काय में रखा हमने, अर्धसंवृत में। इसीलिए किसमें रखा है इसको हमने, अर्धसंवृत में, ठीक। अब देखना जरा, ए को देखो, ठीक वैसे ही जो ए है, ये ए देखो हमने काय में रखा है, अग्र में। ए को हमने काय में रखा है, अग्र में। और जो ए है इसको अग्र में रखा है, लेकिन ए का जो निर्माण हुआ है
वो आ और ई से मिलकर हुआ है। आ फिर से मध्य है और ई फिर से क्या है, अग्र है। अभी यहाँ भी यही स्थिति थी, ओ के साथ एक मध्य था एक पश्च था, तो यहाँ पर क्या है, एक मध्य है, फिर क्या है, एक आपका अग्र है। इन दोनों को मिला देंगे तो दोनों को मिला के हमें ए मिल जाएगा, तो स्थिति बनेगी अर्धस्वर की, इसीलिए सॉरी अर्ध समृद्ध की। तो ए और ओ क्या हो गए, अर्ध समृद्ध हो गए। अब शेष जितने भी बचे हैं, जैसे आपके पास छोटा आ है, आपके पास क्या बचा हुआ है अभी, औ। आपके पास क्या बचा है, औ बचा हुआ है, तो औ आप इसी के अंदर क्या नाम से रख दोगे, ठीक है। तो ए हो गया, मतलब ये क्या हो गया, छोटा आ गया किसमें, अर्ध समृद्ध में। विवृत में क्या आ गया, बड़ा आ, ओ आ गया, और ए आ गया किसमें, अर्ध समृद्ध में। और क्या नाम से आपका समृद्ध में आ गया छोटी ई और बड़ी ई, छोटी ई और बड़ी ई, ठीक है, छोटी ई और बड़ी ई। अब देखना इसके अगला स्वर, इसका जो अगला स्वर है वो क्या है, आई। इसका जो अगला स्वर है वो क्या है, आई। आई बचा है तो अपन ने आई यहाँ पर लिख दिया, तो इसी में एक स्वर आ जाता है तो ये आपके क्या है, अर्ध विवृत है, ये विवृत है, ये समृद्ध है, और ये अर्ध समृद्ध है, और ये समृद्ध है, ठीक है। तो देखो ये आपके हो गए काय की आकृति के आधार पर, मुख की आकृति के आधार पर। अगला जो वर्गीकरण है, अगला जो वर्गीकरण है वो वर्गीकरण आप देखो, अगला वर्गीकरण किस आधार पर है, अगला है ओष्ठ की आधार, ओष्ठ की स्थिति के आधार पर, या हम कहेंगे काय की होठों की स्थिति के आधार पर। तो जो ओष्ठ है, इस ओष्ठ की स्थिति के आधार पर, ओष्ठ की स्थिति के आधार पर, तो देखो अब इसके आधार पर कितने तरीके से बांटे गए हैं, कितना क्या नाम से वर्गीकरण किया गया है। तो देखो ओष्ठ की आकृति मतलब आपके जो होठ हैं, ये होठ कैसे रहेंगे, तो एक तो आपके होठ रहेंगे क्या, वृत्त के वृत्तनुमा, एक होठ रहेंगे क्या, वृत्तनुमा, और एक ऐसे रहेंगे जिनमें वृत्त नहीं बनेगा, तो उन्हें कहेंगे क्या, तो कहने का मतलब एक हो जाते हैं क्या, वृत्तानुमुखी, क्या हो जाते हैं, वृत्तानुमुखी, और एक हो जाते हैं क्या, अवृत्तानुमुखी, ठीक है, क्या हो जाते हैं, अवृत्तानुमुखी, ठीक है। तो देखो एक वृत्तानुमुखी और एक क्या होते हैं, अवृत्तानुमुखी, ठीक है, अवृत्तानुमुखी होते हैं। तो इनमें देखो वृत्त किस किस में बन रहा है और वृत्त किस किस में नहीं बन रहा, तो देखना जरा, छोटा आ बना है क्या वृत्त, नहीं बना शायद, ठीक। तो आप जब ये प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, तो छोटा आ में वृत्त नहीं बना, बड़ा आ में वृत्त बना क्या, नहीं बना, ई में वृत्त बन रहा है, नहीं बन रहा, बड़ी ई में वृत्त बन रहा है, नहीं बन रहा, री में वृत्त बन रहा है, नहीं बन रहा, अच्छा ऊ बन गया, तो ये ऊ है, इस ऊ में क्या हो गया, वृत्त बन गया। अच्छा जब ऊ में बन गया तो बड़ा ऊ में बन गया, फिर ओ, तो देखो ओ में भी वृत्त बन गया, औ में भी वृत्त बन गया, औ में भी वृत्त क्या हो गया, मतलब ये हुआ कि औ, ओ, ऊ और छोटा ऊ, इनमें वृत्त बन जाते हैं, और छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई और री, इनमें क्या नहीं बनते, वृत्त नहीं बनते। तो इसके आधार पर दो वर्गों में विभाजित किया गया है किनको, वर्णों को, ठीक है। ये बात आ गई समझ में। अगला जो वर्गीकरण है, अगला जो वर्गीकरण है वो वर्गीकरण है काय के आधार पर, वो है उच्चारण स्थल के आधार पर, काय के उच्चारण स्थल के आधार पर। अब देखो जरा उच्चारण स्थल के आधार पर क्या है, तो उच्चारण जो स्थल है, इस उच्चारण स्थल की दृष्टि से अगर देखें तो उच्चारण स्थल का मतलब ये कि हमारे पास उच्चारण के लिए 5 क्या है, वाक्यंत्र है, ठीक है। मतलब हमारे पास जो क्या नाम से बोलने के लिए जो स्थान है वो कितने हैं, 5। अब इन 5 वाक्यंत्रों में एक वाक्यंत्र को बोला जाता है कंठ, एक है कंठ के ऊपर तालु, एक है क्या, मूर्धा, ठीक है, एक है क्या, दंत, और एक है क्या, ओष्ठ। तो ये अपने पास क्या है, उच्चारण स्थल है। अब इसको कैसे पहचानोगे, तो मूर्धा में दिक्कत आती है, बाकी ये बात आपको पता है कि जैसे आप आ बोलोगे तो ये भी आपके अभ्यास पर निर्भर करेगा। जब आप आ बोलोगे तो आपके अंदर आपको लगेगा कि कुछ ऐसा एक्टिव हो रहा है कि आपका द्वारक खुल रहा है। तो आ बोला आपने, कंठ से बोला, जैसे ही आप बोलोगे ई तो आपको लगेगा आपकी पिछली वाली जो क्या नाम से हिस्सा है, जीवा के ऊपर वाला वो तातु टाइप का जहां लगा है, वो क्या नाम से वो वहां पर जाके जीभ क्या होगी, क्रियाशील होगी, तो उसे कहेंगे क्या, तालु।
और जब आपकी जीवा उठकर ऊपर इस खुरदुरी जगह से ऊपर मिलेगी तो उसको कहा जाता है क्या, मूर्धा, जो ऊपर खुरदुरी जगह है, और इनको बोला जाता है दंत, और इनको क्या बोला जाता है, ओष्ठ। इस तरीके से उच्चारण स्थल के आधार पर वाक्य यंत्र में कौन सा वर्ण कहां से बोला जा रहा है, उच्चारित किया जा रहा है, ये ध्यान में रखा जाता है। तो देखो जरा, जब हम छोटा आ बोलेंगे तो हमें कंठ से बोल रहे हैं, बड़ा आ कंठ से बोल रहे हैं। फिर देखो छोटी ई को कैसे बोल रहे हैं, तालू से। बड़ी ई को कैसे बोल रहे हैं, तालू से। फिर देखो छोटा ऊ को कैसे बोल रहे हैं, ओष्ठ से। और बड़ा ऊ भी कैसे बोलेंगे, ओष्ठ से। तो देखो जरा, अब छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। अब देखना जरा, अब ये तो हमारे पास ऐसे वर्ण थे जो संयुक्त हैं और जो दीर्घ है और कैसे है, मूल है। मतलब छोटा आ मूल है, छोटी ई मूल है, छोटा ऊ मूल है, और री कैसी है, मूल है। तो इसमें से हमारे पास तीन वर्ण तो क्या है, मूल रूप में आए हैं, और बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये जो तीन आए हैं, ये तीन काय में आए हैं, दीर्घ रूप में आए हैं। अब हमारे पास जो दूसरा वर्णों का प्रकार है वो है संयुक्त प्रकार। वो क्या है, संयुक्त प्रकार। संयुक्त प्रकार की क्या परिभाषा होती है कि जब सजातीय वर्ण आपस में मिलते हैं तो उनसे मिलकर क्या बनता है, एक दीर्घ स्वर बनता है। लेकिन जो संयुक्त वर्ण है वो संयुक्त वर्ण कैसे बनता है, जब विजातीय स्वर वर्ण मिलते हैं तो क्या बनता है, संयुक्त वर्ण बनता है। तो विजातीय, हमें पता है कि अगर हम ए को लिखना चाहें तो हमें एक आ को और एक ई को क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। एक आ को और एक ई को हमें क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। इसका मतलब ए बोलने में कंठ का भी प्रयोग हो रहा है और ए बोलने में तालु का भी प्रयोग हो रहा है। इसका मतलब अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो ए है इस ए का उच्चारण स्थल क्या है, तो हम कहेंगे क्या, कंठ प्लस तालु, कंठ योग तालु, इन दोनों को मिलाकर बोला जा रहा है क्या, ए। ठीक वैसे ही क्या बोलेंगे, आई। ये भी क्या होगा, कंठ तालु होगा। ये भी क्या होगा, कंठ तालु होगा। अच्छा, तो ये हमें दो क्या मिल गए, संयुक्त। लेकिन संयुक्तों की संख्या कितनी है, 4। अब हमारे पास एक बचता है ओ। एक क्या बचता है, ओ का पता है कि हमें आ मिलाना पड़ेगा और ऊ मिलाना पड़ेगा, आ मिलाना पड़ेगा और ऊ मिलाना पड़ेगा। अब देखो जरा, आ कहां से बोल रहे हैं, कंठ से, और ऊ कहां से बोल रहे हैं, ओष्ठ से। ठीक है, तो इसका मतलब इस ओ में कंठ का और किसका, ओष्ठ का, दोनों का मेल है। इसीलिए हम कहेंगे कि जो ओ है, इस ओ का जो उच्चारण स्थल है वो कंठ भी है और ओष्ठ भी है, तो इसको कंठोष्ठ बोल देंगे। और औ को भी क्या बोल देंगे, कंठोष्ठ बोल देंगे। औ को भी क्या बोल देंगे, कंठोष्ठ बोल देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो उच्चारण स्थल है उन उच्चारण, अब अपने पास री बची है, अब अपने पास क्या बची है, री। लेकिन ये तो तय है कि री क्या है, री संयुक्त वर्ण नहीं है। री कैसा है, दीर्घ वर्ण है, क्योंकि सजातीय से मिलके बड़ा बनता है। तो री तालु से बोली जाती है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, छोटी री भी, और हम यहाँ पर लिख देंगे बड़ी री यानी कायरी। ठीक है, कायरी री कैसे, मतलब मैंने कह दिया कायरी मतलब ये बड़ी री है। तो देखो, उच्चारण स्थल के आधार पर आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जीवा के प्रयत्न के आधार पर पूछे जा सकते हैं, मुखाकृति के आधार पर पूछे जा सकते हैं, और ओष्ठ की स्थिति के आधार पर आपसे ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको इधर इतना लॉजिक बता दिया कि इनको समृद्ध कैसे बनते हैं, अर्ध समृद्ध कैसे बनते हैं, इन सब का जो निकालने का तरीका है इनका, वो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, और मुखाकृति निकालना बिल्कुल आसान है, और यहाँ भी आप अभ्यास करोगे तो ये भी आपको क्या हो जाएगा, समझ आ जाएगा। अब देखो, यहाँ पर हमने एक चीज और समझ लो जरा, यहाँ पर हमने देखा था कि स्वरों की क्या होती हैं, मात्राएं होती हैं। हमने पिछली वीडियो में ये देखा था, और ये स्वरों की क्या है, विशेषता है। ये स्वरों की क्या है, विशेषता है कि ये क्या है, ये क्या है, तो ये है क्या, मात्राएं। अब ये जो मात्राएं हैं, इन मात्राओं में 11 वर्ण होते हैं, लेकिन मात्राएं कितनी होती हैं, 10। मात्राएं कितनी होती हैं, 10। अब इस मात्रा के आधार पर अगर वर्णों का विभाजन किया जाए तो एक होते हैं वर्ण कैसे, एक मात्रिक। एक कैसे होते हैं, एक मात्रिक, और एक कैसे होते हैं, द्विमात्रिक। एक कैसे होते हैं, द्विमात्रिक।
इसका मतलब ये हुआ कि मात्रा के आधार पर वर्णों का क्लासिफिकेशन जो है एक मात्रिक और एक द्विमात्रिक। लेकिन हिंदी में एक संस्कृत में अगर जाएंगे तो वैसे हिंदी में भी प्लुत का प्रयोग होता है, एक और त्रिमात्रिक होते हैं, क्या त्रिमात्रिक। और ये जो त्रिमात्रिक होते हैं, इन त्रिमात्रिकों को या फिर कहें त्रिमात्रिकों को एक शब्द चलन में है क्या, प्लुत। एक शब्द चलन में है क्या, प्लुत। तो एक तो क्या होते हैं प्लुत वर्ण, एक होते हैं द्विमात्रिक, एक होते हैं क्या, एक मात्रिक। इसका मतलब मात्राओं के आधार पर जो विभाजन है वो 3 है। लेकिन याद ये रखना है कि हिंदी में इनकी जो संख्या है, हिंदी में इनकी जो संख्या है, इनकी प्लुत की जो संख्या है वो प्लुत की संख्या कितनी है, तो देखो जरा प्लुत हिंदी में कितने हैं, 8। ये याद रखना है, हिंदी में कितने हैं, 8। और 8 में एक क्या होता है, इसमें लघु शामिल होता है, एक मात्रिक, और प्लस क्या होते हैं, दीर्घ होते हैं। प्लस क्या होते हैं, दीर्घ होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो दीर्घ है वो दीर्घ को मिला के और एक लघु को मिला के, छोटा आ को मिला के हिंदी में जो प्लुतों की संख्या मानी जाती है वो कितनी मानी जाती है, 8। अब देखो जो एक मात्रिक है, ये एक मात्रिक कौन से हैं, मूल वर्ण है। यानी मूल वर्ण जो होते हैं जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और छोटी री, ये जो वर्ण है इनको बोलने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। एक मात्रा है आती है इनकी, इसीलिए इनको बोला जाता है एक मात्रिक। और मूल वर्ण ई को भी हम, मूल वर्णों को हम एक मात्रिक कह सकते हैं, और या फिर हम कहें कि एक मात्रिक क्या है, मूल वर्ण है। द्विमात्रिक जो होते हैं, जो द्विमात्रिक होते हैं इनमें क्या आते हैं, दीर्घ स्वर आते हैं। इनमें क्या आते हैं, दीर्घ स्वर आते हैं। तो देखो जरा दीर्घ स्वर में कौन कौन से आते हैं, तो हमें पता है कि ये भी दीर्घ है, ठीक है, और ये भी दीर्घ है, ये भी दीर्घ है। तो दीर्घ वर्ण किसमें आते हैं, द्विमात्रिक में आते हैं। दीर्घ वर्ण किसमें आते हैं, द्विमात्रिक में आते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि एक मात्रिक, द्विमात्रिक और प्लुत, ये जो वर्ण है ये मात्राओं के आधार पर क्या किया गया है, यहाँ पर विभाजन किया गया है। तो आपसे यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और एक बात और ध्यान रखना है, हमें एक विशेषता और याद रखना है कि सभी जो वर्ण होते हैं वो कैसे होते हैं, सभी जो वर्ण होते हैं जैसे अ, एक तो क्या अल्पप्राण और सघोष होते हैं। सभी कैसे होते हैं, अल्पप्राण और सघोष होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, अल्पप्राण होते हैं और सघोष होते हैं। अब ये सघोष क्या है, अल्पप्राण क्या है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अभी बस आपको ये विशेषता याद रखना है कि सभी जो स्वर होते हैं वो अल्पप्राण सघोष होते हैं। सभी स्वरों की मात्राएं होती है, व्यंजन की कोई मात्रा नहीं होती। एक मात्रिक, द्विमात्रिक, प्लुत होते हैं, प्लुत की संख्या 8 होती है। इनमें 7 दीर्घ शामिल होते हैं। लेकिन आपके दिमाग में एक प्रश्न ये उठ सकता है कि अगर दीर्घ तो हमारे पास 4 है, दीर्घ तो हमारे पास 4 है, क्योंकि दीर्घ संधि जब हम संधि स्वर बनाते हैं तो संधि स्वर में 4 हमें क्या मिलते हैं, संयुक्त स्वर मिलते हैं, और 4 हमें क्या मिलते हैं, दीर्घ स्वर मिलते हैं। दोनों क्या है, दोनों में 2 मात्राएं हैं। लेकिन फिर इसमें 7 क्यों लिखा है, 7 इसलिए लिखा है कि जब हम इसमें किसको शामिल नहीं करते, बड़ी री को इसमें शामिल करते नहीं है हम, इसीलिए इसमें हमने संख्या लिखी है कितनी, 7। यानी 7 और 1 क्या लिखा है, छोटा आ। तो दोनों को मिला के प्लुत की संख्या कितनी हो गई, 8। तो प्लुत की संख्या हो गई 8। ये आपकी स्वर वर्णमाला कंप्लीट हो गई है, स्वर वर्णमाला आपकी पूरी कंप्लीट है। यहाँ से कोई भी प्रश्न आपका नहीं बचेगा, ठीक है। कोई भी पेपर हो, हर पेपर में आपको यहाँ से प्रश्न आएंगे। बस आपको अपने प्रति थोड़ी सी ईमानदारी रखना है, होशियारी, चतुराई, इनको मैं चतुर शब्द का प्रयोग करता हूँ आप जैसे लोगों के लिए जो जबरदस्ती स्किप कर करके आगे निकलते हैं। कभी नेट का, पहले तो नेट का दुख होता है, पहले फीस दोगे, कोचिंग में आओगे तो फीस देने में तकलीफ, किताबें खरीदोगे तो किसी से ले लोगे, दोगे नहीं, वो बेईमानी। और अगर आप YouTube पे वीडियो देख रहे हो तो नेट खत्म ना हो जाए, ये तकलीफ। और जब इतनी तकलीफ में तुम्हें पढ़ने में अगर हो ही रही है तो मैं कहूंगा कि पढ़ाई बंद कर दो, माता पिता के कामों में हाथ बटाओ, ठीक है। तो यूं वक्त जाया ना करो, कुछ और काम कर लो। और अगर पढ़ना है, काम जो भी करो, चाहे आप पढ़ाई को लेके कर रहे हैं, चाहे उद्योग व्यापार को लेके कर रहे हैं, आपको एक लक्ष्य निर्धारित करना है। और अगर लक्ष्य निर्धारित कर लिया है तो आप कतई ये ना सोचें कि भाई थोड़ा सा इसको स्किप कर दें। अगर आप किसी भी चीज को स्किप करोगे, अपने लक्ष्य के किसी भी पार्ट को स्किप करोगे, तो वो सफलता आपको उतनी ही कम मिलेगी। क्योंकि कोई भी जो चेन होती है, कड़ी होती है, वो बड़ी तभी होती है जब उसमें छोटी छोटी कड़ियां जुड़ी होती है। बीच से अगर कोई कड़ी टूट जाती है तो वो पूरी क्या नाम से जंजीर बिखर जाती है। इसलिए
आपको याद रखना है, अपने प्रति ईमानदार बनो, हर चीज को समझो, हर बात समझ में आएगी। थोड़ा सा आपको अभ्यास जरूर करना है वर्णमाला में। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा इसका वो रहेगा व्यंजन वर्णमाला का। तब तक के लिए